हेलो एवरीवन, वेलकम टू जानवी स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक और टॉपिक। और अगेन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फैलेसीज। बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ फैलेसीज का मतलब आप कह सकते हो कि बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैलेसीज दी हुई हैं। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट फैलेसीज है वो कवर करने की कोशिश की है। ये आपका पार्ट 1 है। तो इसके बाद कुछ और पार्ट्स आएंगे इसके टाइप्स ऑफ फैलेसीज में एंड हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि आपके टाइप्स ऑफ फैलेसीज से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट फैलेसी है वो है एड होमिनिम। ये जो आपकी फैलेसी होती है एड होमिनिम, ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट द मैन। तो पहले मैं इसको रीड आउट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ। एड होमिनिम इज लैटिन फॉर against the man. Instead of advancing good sound reasoning, ad hominem replaces logical argumentation with attack language unrelated to the truth of the matter. Ad hominem are the fallacy of relevance where someone rejects or criticizes another person's view on the basis of personal characteristics, background, physical appearance or other features irrelevant to the argument at इशू। तो एड होमिनिम का मतलब जो होता है, लैटिन में ये वर्ड है, इसका मतलब होता है अगेंस्ट द मैन, मतलब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ बोलना। और हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो अगर आप हिंदी में इसका मीनिंग समझेंगे या इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये समझेंगे तो बेसिकली इसको बगैर सोचे समझे प्रतिक्रिया व्यक्त करना भी बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें हम करते क्या हैं कि जो पर्सन होता है उसको हम अटैक करते हैं। हमारी जो लैंग्वेज होती है वो अटैक मोड में होती है। ये अनरिलेटेड होता है, ट्रुथ से रिलेटेड नहीं होता है। मतलब हम उसकी किसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर या उसके बैकग्राउंड को लेकर या उसकी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर या किसी भी उसके पर्सनल फीचर को लेकर हम उस पर अटैक करते हैं। ओके, तो इस चीज़ को हम एड होमिनिम बोलते हैं। अगर कोई भी अपनी रीजनिंग में किसी भी पर्सन का पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर या उसके बैकग्राउंड को लेकर या उसके कोई भी प्रीमाइस को फिजिकली उसके अपीयरेंस के ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर फीचर के ऊपर बोलता है तो इस टाइप की रीजनिंग को, इस टाइप की फैलेसी को हम अगेंस्ट द मैन या एड होमिनिम फैलेसी बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में बेसिकली देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। पहला है आपका दैट फेस क्रीम कांट बी गुड, किम कार्दाशियन इज सेलिंग इट। तो इन्होंने बोला है कि वो जो फेस क्रीम है वो अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि किम कार्दाशियन उसको सेल कर रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिजिकल अपीयरेंस की बात करी है। किम कार्दाशियन के फिजिकल अपीयरेंस को इन्होंने नलीफाई किया है, उस पर इन्होंने कॉमेंट किया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एड होमिनिम का यूज़ किया गया है। उसके बाद बोला गया है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका वो है डोंट लिसन टू डेव्स आर्ग्यूमेंट ऑन गन कंट्रोल, ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब इन द शैंडलियर। तो इन्होंने बोला है कि डेव जो बोल रहा है गन कंट्रोल के ऊपर, उसके आर्ग्यूमेंट को मत सुनो क्योंकि वो ब्राइटेस्ट बल्ब नहीं है शैंडलियर का। मतलब वो जो झूमर है उसका सबसे चमकता हुआ बल्ब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट, उसका दिमाग इतना शार्प नहीं है कि वो तुम्हें गन कंट्रोल के बारे में आर्ग्यूमेंट दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेव की पर्सनल जो उसके फीचर्स हैं उसके बारे में कमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका एड होमिनिम होगा। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा एड होमिनिम। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट फैलेसी है हमारी वो है स्ट्रॉ मैन। स्ट्रॉ मैन का मतलब क्या होता है, देखिए स्ट्रॉ मैन का मतलब होता है कि वो आदमी जो कि पुआल का बनाया हुआ है। पुआल क्या होता है, तो बेसिकली अपने खेतों में देखा होगा कि एक स्क्रे क्रो के लिए एक होता है, स्केयर क्रो होता है, वो एक पुतला होता है और वो खेत में खड़ा रहता है और उसको बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि जितने भी बर्ड्स हैं या क्रोज हैं वो खेत में ना आए। तो इसलिए उसको स्ट्रॉ मैन उसको बोलते हैं। तो स्ट्रॉ मैन इस तरीके की फैलेसी है। यहाँ पे बेसिकली जो पर्सन होता है, जो सामने वाला पर्सन होता है, उसको हम इस तरीके से इस लेवल पे कमेंट करते हैं कि वहाँ पे वो बिल्कुल ही मतलब कुछ भी रिएक्ट करने की सिचुएशन में ना हो। तो पहले मैं इसको रीड करती हूँ फिर हम डिटेल में समझेंगे। इन द स्ट्रॉ मैन फैलेसी समवन अटैक्स अ पोजीशन द ओपोनेंट डजंट रियली होल्ड। इंस्टेड ऑफ कंटेंडिंग विद द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ही और शी इंस्टेड अटैक्स द इक्विवेलेंट और अ लाइफलेस bundle of straw and easily defeated effigy which the opponent never intended upon defending anyway। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए 2 पर्सन हैं, जैसे मैं और आप हूँ,
और आपके अंदर कोई चीज़, एक चीज़ ऐसी अच्छी हो और मेरे अंदर हो सकता है वो चीज़ उतनी अच्छी ना हो, मतलब मैं उसमें वीक हूँ, तो हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, मतलब मुझे आप हो सकता है उस चीज़ पे कमेंट करें जहां मैं अच्छी नहीं हूं, तो इट मीन्स क्या होगा कि मैं एक स्ट्रॉ मैन बन जाऊंगी, उसको डिफेंड नहीं कर पाऊंगी। तो बेसिकली जब हमें क्या करना होता है, हमें किसी के साथ रीजनिंग में किसी सिचुएशन में जीतना होता है, तो हम वहां पे उस चीज़ पे कमेंट करते हैं जिस चीज़ पे वो पर्सन अच्छा नहीं होता है। तो इस तरीके के कमेंट को स्ट्रॉ मैन बोला जाता है, स्ट्रॉ मैन फैलेसी बोली जाती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि स्ट्रॉ मैन फैलेसी क्या है। वहाँ पे अटैक करना, एफिगी का मतलब होता है पुतला, वहाँ पे पर्सन को अटैक करना जहाँ पे वो वीक हो, जिसको वो पर्टिकुलरली डिफेंड करने में अनेबल हो, जिस सिचुएशन को डिफेंड करने में वो एबल ना हो, इसको हम स्ट्रॉ मैन फैलेसी बोलते हैं। Straw man fallacies are a cheap and easy way to make one's position look stronger than it is. Using this fallacy, opposing views are characterized as non-starters, lifeless, truthless, and wholly unreliable. By comparison, one's own position will look better for it. तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं जहाँ पे कि दूसरा पर्सन अपने आप को डिफेंड ना कर पाए। जैसे कि दो पर्सन हो सकते हैं, दो बच्चे हो सकते हैं, एक ऐसा हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा रिच है, अल्ट्रा रिच है, बट वो एजुकेशन में अच्छा नहीं है। एक दूसरा स्टूडेंट हो सकता है कि जो वो अल्ट्रा रिच नहीं है बट वो एजुकेशन में बहुत अच्छा है। तो इसको जो ये ए होगा, इसको अगर बी को कभी भी अपने सामने डिफेंड करवाना होगा तो वो हमेशा उसकी जिस चीज़ में वो वीक है वहाँ पे वो इसको बोलेगा या वहाँ पे वो उसको फैलेसी क्रिएट करेगा। तो इस तरीके के कंपैरिजन जब हम करते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि सामने वाला यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसको हम स्ट्रॉ मैन फैलेसी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प डजंट हैव मिडिल क्लास अमेरिकन्स इन माइंड, ही इज पार्ट ऑफ द अपर एक्लॉन ऑफ अमेरिका। तो इन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो, उनके अंदर मिडिल क्लास के लोग तो उनके माइंड में आते ही नहीं हैं, क्योंकि वो अपर क्लास है अमेरिका का, ये जो अपर ग्रुप है अमेरिका का, एक्लॉन का मतलब होता है ग्रुप, वो है अमेरिका के, उसी के पार्ट हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑफकोर्स जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो कभी मिडिल क्लास में नहीं आए हैं अमेरिका के, वो कभी उस चीज़ को नहीं, सिचुएशन को फील कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो इनका वीकनेस है। तो उनके वीकनेस को यहाँ पे इन्होंने मतलब आप कह सकते हो टैकल किया है। तो ये चीज़ बेसिकली स्ट्रॉ मैन फैलेसी है। वो चीज़ जो हमारी बहुत ज़्यादा वीक हो, वहाँ पे जब कोई आपको रिएक्ट करता है तो उसको हम स्ट्रॉ मैन फैलेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अपील टू इग्नोरेंस, आर्ग्यूमेंटम एंड इग्नोरेंटियम। ओके, तो ये बेसिकली अपील टू इग्नोरेंस है। ये वर्ड जो है, ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बेसिकली ये वर्ड आपका लेटिन वर्ड से लिया गया है। ओके, एंड सॉरी नॉट लेटिन, के फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड का है ये। इसका मतलब होता है अज्ञानता। ओके, जब हमें अज्ञानता की, मतलब हमें बहस हम करते हैं अज्ञानता के बेसिस पे, हमें अज्ञानता होती है किसी चीज़ के बारे में, हम उसके बारे में पूरी तरीके से कंप्लीटली हमें पता नहीं होता है और उसके बेसिस पे हम बहस करते हैं। ओके, these fallacies occur when someone asserts a claim that must be accepted because no one else can prove otherwise। मतलब इसमें क्या होता है कि हम इसको तब एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उसका जो अपोजिट होगा उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। Anytime ignorance is used as a major premise in support of an argument, it's liable to be fallacious appeal to ignorance। तो जब भी हम किसी भी premise को सपोर्ट करते हैं कि ऐसे आर्ग्यूमेंट के द्वारा जिसके बारे में हमें इग्नोरेंस, अज्ञानता की वजह से हम उसको एक्सेप्ट किए हुए हैं, उसके बारे में रियल पिक्चर हमें पता ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन को हम अपील टू इग्नोरेंस बोलते हैं, अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी बोलते हैं। इग्नोरेंस इजंट प्रूफ ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट दैट वन डजंट नो समथिंग। कि मतलब मान लीजिए कि आप किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ वैसी ही होगी जैसा आपको लगता है। इसका मतलब ये है कि आपको उसके बारे में नहीं पता है। If no one has proven the non-existence of ghost or flying saucer, that's hardly proof that those things either exist or don't exist। तो जैसे हम बोलते हैं कि UFOs होते हैं, अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, UFOs जिनको हम बोलते हैं, जो कि उड़न तस्तरी होती हैं, जिनको हम फ्लाइंग सॉसर्स बोलते हैं, या फिर घोस्ट की बात कर लीजिए, भूतों की बात कर लीजिए, तो हम बोलते हैं कि हम इसको
ना आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं ना आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है आप उस बेसिस पे उसको एक्सेप्ट करते हो क्योंकि किसी और ने अभी तक इसको रिजेक्ट नहीं किया है या इसको देखा नहीं गया है। तो हम जब चीज़ों को तब एक्सेप्ट करते हैं जो कि हमें पता ही नहीं है, अज्ञानतावश हम उसको एक्सेप्ट करें क्योंकि हमें उसके रियल पिक्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इफ़ वी डोंट नो वेदर दे एग्जिस्ट देन वी डोंट नो दैट दे डू एग्जिस्ट और दे डोंट एग्जिस्ट। इग्नोरेंस डजंट प्रूव एनी क्लेम टू नॉलेज। तो इग्नोरेंस के थ्रू हम प्रूव नहीं कर सकते हैं नॉलेज को, तो इसको हम फेलिशियस ग्राउंड में लेते हैं। जैसे मान लीजिए पीपल हैव बीन प्रेइंग टू गॉड फॉर ईयर्स, नो वन कैन प्रूव ही डजंट एग्जिस्ट देयरफॉर ही एग्जिस्ट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि लोग बहुत सालों तक, मतलब इतने सालों से भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन आज तक कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई ये नहीं बोल सका कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब कि वो एग्जिस्ट करता है। तो ये जो फैलेसी है ये आपकी ये आपकी अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी है। नेक्स्ट आपका आता है फॉल्स डिलेमा या फॉल्स डायकॉटमी। फॉल्स डिलेमा या फिर फॉल्स डायकॉटमी क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। दिस फैलेसी हैज़ अ फ्यू अदर नेम्स। ब्लैक एंड वाइट फैलेसी, इसको ब्लैक एंड वाइट फैलेसी भी बोलते हैं, आइदर और फैलेसी भी बोलते हैं, फॉल्स डायकॉटमी भी बोलते हैं या बाइफर्केशन फैलेसी भी बोलते हैं। दिस लाइन ऑफ रीजनिंग फेल्स बाय लिमिटिंग द ऑप्शन टू when there are in fact more options to choose from। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इस तरीके से रीजनिंग में फेल करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं जिनमें से हम चूज कर सकते हैं और बाकी कोई भी ऑप्शंस जो हैं उनको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ इंडिया में सिर्फ 2 जगह हैं घूमने वाली, आइदर मुंबई और दिल्ली। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बाकी सारे जो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं उनको हम कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपकी एक फॉल्स डायकॉटमी है या एक आप कह सकते हैं फॉल्स डिलेमा है। यहाँ पे असत्य है, असत्य दुविधा की वजह से है या मिथ्या द्वंद्ववाद है। ओके, तो इसको हम फॉल्स डायकॉटमी या फॉल्स डिलेमा बोलते हैं। समटाइम्स द चॉइस आर बिटवीन वन थिंग द अदर थिंग और बोथ थिंग टुगेदर, दे डोंट एक्सक्लूड ईच अदर। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों चीज़ आपके ऑप्शन आप चूज कर सकते हो या एक में से, मतलब 2 में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो इस तरीके की जब भी कोई रीजनिंग में कोई फैलेसी क्रिएट होती है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई भी मतलब आप कह सकते हो कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स रीजनिंग में किसी तरीके की मिस्टेक क्रिएट होती है इस सिचुएशन की वजह से कि मतलब हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं बट हम सिर्फ 2 को कंसीडर करते हैं या 2 में से किसी एक को कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके की जो मिस्टेक होती है, जो फैलेसी होती है, उसको हम फॉल्स डिलेमा या फॉल्स डायकॉटमी बोलते हैं। Sometimes there are a whole range of options, 3, 4, 5 or 100 or 45. However, it may happen the false dichotomy fallacy errs by oversimplifying the range of options। तो हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई फॉरेनर है, वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे इंडिया जाना है, बताओ मैं कहाँ कहाँ घूम सकता हूँ। तो आपने बोल दिया कि ऐसा करो, तुम नॉर्थ इंडिया चले जाओ, तुम साउथ इंडिया चले जाओ। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप नॉर्थ एंड साउथ में उसको डिवाइड कर रहे हो। जो वेस्ट पार्ट है, जो ईस्ट पार्ट है इंडिया का, या फिर जो साउथ ईस्ट पार्ट है, साउथ वेस्ट पार्ट है, उसके बारे में आप कोई बात नहीं कर रहे हो। तो ये क्या है, ये आपकी चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक फैलेसी हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। Dilemma based arguments are only fallacious when in fact there are more than the stated options। तो यहाँ पे तभी ये फॉल्स होते हैं जब यहाँ पे जितने ऑप्शंस हो उनके अलावा भी ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। अगर 2 ऑप्शन ही होंगे तो यहाँ पे वो डिलेमा नहीं लगेगा, तब उसको हम फॉल्स नहीं बोल सकते हैं, उसको मिस्टेक नहीं बोल सकते। अगर 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो ही ये डिलेमा अप्लाई होगा। इन लैटिन अमेरिका only 2 countries offer travel and tourism options, Mexico and Guatemala। तो इन्होंने बोला है कि लैटिन अमेरिका में सिर्फ 2 ही कंट्री हैं जहाँ पे आप ट्रेवल कर सकते हो। पहला आपका मैक्सिको हो गया और दूसरा हो गया गुएटेमाला। तो हो सकता है और भी बहुत सारी कंट्रीज हों लैटिन अमेरिका में। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल है आपका, ये आपका आता है फॉल्स डिलेमा एंड फॉल्स डायकॉटमी में। नेक्स्ट आपका है स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप होता क्या है, स्लिपरी स्लोप फैलेसी वर्क बाय मूविंग फ्रॉम अ सीमली benign premise or starting point and working through a number of small steps to an improbable extreme. This fallacy is not just a long series of causes. Some causal chains are perfectly reasonable. There could be a complicated series of causes which are all related, and we have good reason for expecting the first cause to generate the last outcome.
तो स्लिपरी स्लोप बेसिकली होता क्या है? स्लिपरी स्लोप का मतलब होता है कि फिसलन भरी ढलान। इसमें क्या होता है कि एक बार आपको लगता है कि आप जो रीजनिंग दे रहे हो वो करेक्ट है, बट अगले ही पल वो रीजनिंग बिल्कुल से आपकी नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको स्लिपरी स्लोप बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पेरेंट्स अक्सर इस तरह की रीजनिंग देते हैं स्लिपरी स्लोप वाली, कि आज तुम अगर स्कूल नहीं जाओगे तो कल को तुम क्या कहते हैं, कल भी तुम नहीं जाने की कोशिश करोगे, फिर कल जब तुम स्कूल नहीं जाओगे तो परसों जब तुम्हारा एग्जाम होगा तब भी तुम स्कूल नहीं जाओगे, फिर जब तुम एग्जाम में नहीं अपेयर करोगे तो फेल हो जाओगे तो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, फ्यूचर खराब हो जाएगा तो तुम अर्न नहीं कर पाओगे, तुम्हारी मतलब बहुत ख़राब सिचुएशन हो जाएगी। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है कि अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो आप पढ़ाई नहीं करोगे तो उससे आपका फ्यूचर इफेक्ट होगा। बट जो सिचुएशन है जो कि आज एक पर्सन नहीं जा रहे तो क्या ज़रूरी है वो एग्ज़ाम के दिन भी नहीं जाए? तो इस तरीके की जो मिस्टेक्स होती हैं, मतलब एक बार हमें लग रहा है कि चीज़ें रिलेटेड हैं, चीज़ों में कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, बट आगे चल के अचानक से हमें लगता है कि ये बिल्कुल ही सिचुएशन से अलग है, मतलब बिल्कुल ही रिलेट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की रीजनिंग को, इस तरीके की फैलेसी को हम स्लिपरी स्लोप बोलते हैं। The slippery slope fallacy, however, suggests that unlikely or ridiculous outcomes are likely when there is not just enough evidence to think so. तो यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं होता है बट स्टिल हम उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पास नहीं हुआ या किसी ने कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है तो वो आगे अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, बट स्टिल हम उन चीज़ों को रिलेट करते हैं। तो ये आपके स्लिपरी स्लोप फैलेसी हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, इफ़ वी टीच तन्मय हाउ टू ड्राइव द कार ही विल वांट टू लर्न हाउ टू फ्लाई हेलीकॉप्टर नेक्स्ट। तो उन्होंने बोला कि अगर हम तन्मय को सिखाते हैं कि कार कैसे चलाते हैं तो हो सकता है कल को वो ये बोलने लगे कि हेलीकॉप्टर सीखना है उसको, कि हेलीकॉप्टर कैसे चलाते हैं। तो ये क्या है? ये स्लिपरी स्लोप है। हम चीज़ों को रिलेट तो कर रहे हैं, ठीक है, आप हो सकता है आप उसको ड्राइव नहीं करे देना चाहते हो क्योंकि उसकी एज कम हो या वो अभी इतना मतलब मैच्योर नहीं हुआ है, इमेच्योर है, बट उसको इस चीज़ से रिलेट करना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, तो ये इस तरीके के आपके जो भी आपके फैलेसी होते हैं वो आते हैं आपके स्लिपरी स्लोप में। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट को प्रेटिटो प्रिंसिपी भी बोलते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, प्रेसिटो प्रिंसिपी भी बोलते हैं इसको, ये लैटिन वर्ड है। तो अगेन नाम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट अगर इनका जो मतलब सिंपल वे है उसके थ्रू आप अगर इसको याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। पीपी का मतलब है, प्रेसिटो प्रिंसिपी का मतलब है सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट से आपको इजीली इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। When a person's argument is just repeating what they have already assumed beforehand, it is not arriving at any new conclusion, we call this a circular argument और सर्कुलर रीजनिंग। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है जो कि पहले से अज्यूम करके रखता है कि इसका जो कंक्लूजन होगा वो यही होगा, और उसकी वजह से, उसके अज्यूम करने की वजह से हम किसी भी नए कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उसको हम सर्कुलर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं या सर्कुलर रीजनिंग बोलते हैं। जैसे कि बचपन में ऐसा बहुत ज़्यादा होता था कि कोई एक बच्चा होता था वो कहता था कि मुझे तो यही खेलना है, और आप उसको परेशान रहते थे, आप उसको इतना समझाने की कोशिश करते थे लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से अपनी ही बात को मनवाना चाहता था। तो इस तरीके की सिचुएशन में जब हम बार बार घूम के उसी चीज़ पे आ जाते हैं, हम कोई भी नए कंक्लूजन पे नहीं आते हैं, तो उसको हम सर्कुलर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। सर्कुलर आर्ग्यूमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड पेटिटो प्रिंसिपी, और इसको प्रेसिटो प्रिंसिपी भी बोल सकते हैं। अज्यूमिंग द इनिशियल थिंग कॉमनली मिस ट्रांसलेटेड एज बेगिंग द क्वेश्चन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा कि जैसे इफ समवन सेज द बाइबल इज ट्रू बिकॉज द बाइबल सेज इट इज ट्रू। कोई कहता है कि बाइबल ट्रू है, बाइबल ही सत्य है क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है कि वो सत्य है। तो ये क्या है? ये सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है आपका। इस चीज़ का कोई एंड ही नहीं हो सकता है। आप बार बार यही चीज़ को कितनी भी बार आप रिपीट कर सकते हो, लेकिन हम कोई भी नया कंक्लूजन इससे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। वन इज अज्यूमिंग दैट द बाइबल ओनली स्पीक्स ट्रूथ एंड सो दैट दे ट्रस्ट इट टू बी ट्रस्टफुल रिपोर्ट एज इट स्पीक्स द ट्रूथ। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर रीजनिंग इज अकॉर्डिंग टू माई ब्रेन इज रिलायबल। मेरे ब्रेन के अकॉर्डिंग मेरा ब्रेन रिलायबल है। ओके, तो ये क्या है? ये आपका जैसे आपका सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है। जैसे कि कोई और एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो कोई पागल अगर कहता है कि वो पागल नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है? ये सर्कुलर आर्ग्यूमेंटेशन है। ऑफकोर्स पागल नहीं बोलेगा,
कि वो पागल है, ठीक है, इसीलिए वो पागल है क्योंकि वो कह रहा है कि वो पागल नहीं है। ओके, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो होते हैं जिनका हम कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं उनको हम सर्कुलर रीजनिंग बोलते हैं या आपका सर्कुलर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है आपका हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी का मतलब क्या होता है? हेस्टी का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो जल्दबाजी में किया जाए। Hasty generalization are general statements without sufficient evidence to support them. They are general claims too hastily made, hence they commit some part of illicit assumptions, stereotyping, unwarranted conclusion, overstatement और exaggeration. तो आइदर हम चीज़ों को exaggerate कर दें या स्टीरियोटाइप से ग्रस्त हों या फिर हम कुछ अज्यूम कर लें, कुछ एलिसिट अज्यूम कर लें जो कि नहीं उससे रिलेटेड है, अनवांटेड चीज़ हम ड्रॉ करें या अनवारंटेड कंक्लूजन हम ड्रॉ करें। तो वो सारी चीज़ें जो कि आपने जल्दबाजी में किसी चीज़ के बारे में जनरलाइज अजम्पशन बना ली है, तो वो क्या है, वो आपके हेस्टी जनरलाइजेशंस होंगे। Hasty generalization may be the most common logical fallacy because there is no single agreed upon measure for sufficient evidence. तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम पहले से जो हमारी परसेप्शन होती है, हमारे जो अजम्पशंस होते हैं उनके बेस पे हम कोई जनरलाइजेशन बना लेते हैं और ये बेसिकली सबसे ज़्यादा कॉमन लॉजिकल फैलेसी है। हर चीज़ों पे आपने ऐसा देखा होगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो हमारे कंट्री के कल्चर को ख़राब करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर कंट्री है, जैसे आप वेस्टर्न कंट्री ले लीजिए, उनको लगेगा कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो हमारे कल्चर को ख़राब कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक अपने आप में एक जनरलाइजेशन है, ये उनका हेस्टी जनरलाइजेशन है। वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर ऐसा सोच सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सम टीनेजर्स इन आवर कम्युनिटी रिसेंटली वेंडलाइज द पार्क डाउनटाउन। टीनेजर आर सो रिस्पॉन्सिबल एंड डिस्ट्रक्टिव। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ टीनेजर्स हैं उनकी कम्युनिटी में, उन्होंने क्या किया, पार्क को वेंडलाइज किया, मतलब पूरा ख़राब कर दिया, तहस नहस कर दिया पूरा पार्क डाउनटाउन में। और जो टीनेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल होते हैं और डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हम जनरलाइज करें, हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से हम पूरे ग्रुप ऑफ टीनेजर्स को इररिस्पॉन्सिबल बोल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव बोल रहे हैं। तो ये क्या है, कि आपका हेस्टी जनरलाइजेशन है। नेक्स्ट आता है आपका रेड हेरिंग। रेड हेरिंग क्या होता है? अ रेड हेरिंग इज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट टिपिकली विद सम सेंटिमेंट्स दैट सीम्स टू बी रेलिवेंट बट इजंट रियली ऑन टॉपिक। तो इसमें क्या होता है, चीज़ें हमें लगती तो हैं कि वो रेलिवेंट हैं बट वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं होती हैं। तो ऐसे जो भी आर्ग्यूमेंट होते हैं वो आपके रेड हेरिंग फैलेसी उनके अंदर होती है। टिपिकली द डिस्ट्रैक्शन साउंड रेलिवेंट बट इजंट क्वाइट ऑन टाइम। तो बेसिकली जब आप सुनते हो उस डिस्ट्रैक्शन को तो आपको लगता है कि हाँ रेलिवेंट है बट वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता है। दिस टैक्टिक इज कॉमन व्हेन समवन डजंट लाइक द करेंट टॉपिक एंड वांट टू डिटोर इनटू समथिंग एल्स इंस्टेड, समथिंग ईजियर एंड सेफर टू एड्रेस। तो ऐसा ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आप कोई किसी से बात कर रहे होते हो तो अक्सर लोग टॉपिक को चेंज करने के लिए या डिटूर करने के लिए, मतलब चीज़ों को घुमाने के लिए या वापस से दूसरे टॉपिक पे मूव करने के लिए ऐसा करते हैं कि वो कुछ ऐसी बातें छेड़ देते हैं जो कि रिलेटेड नहीं होती हैं और ऐसा लगता है कि वो रेलेवेंट हैं बट वो पॉइंट के ऊपर बेस्ड नहीं होती हैं। These fallacy occur when someone uses irrelevant information to distract from the argument। तो जो आर्ग्यूमेंट है उससे किसी चीज़ को कोई irrelevant information लेके अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाए तो उसको हम बेसिकली रेड हेरिंग फैलेसी बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो एग्जाम्पल है आपका, देयर आर स्टार्विंग चिल्ड्रन इन अफ्रीका, ईट योर कैरेट्स। तो एक मदर है या कोई पेरेंट है वो अपने बच्चे को बोल रहा है कि अफ्रीका में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भूखों मर रहे हैं, जो स्टार्व कर रहे हैं और तुम अपना कैरेट खाओ, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो कैरेट खिलाने के लिए ऐसा बोल रहा है। तो ये रेलिवेंट हो सकता है बट ये टू द पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका और वहाँ की सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं वो बट वो रेलिवेंट नहीं है, टू द पॉइंट नहीं है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड और भी फैलेसीज हैं तो आई विल ट्राई कि मैं उनको भी कवर कर दूँ। जो फैलेसीज मैंने आज पढ़ाई है ये आई होप आपको क्लियर होगी। अगर कोई भी इसमें रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।